गुड इवनिंग। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज बात होगी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि जिस दिन का इंतजार उत्तर प्रदेश की जनता कर रही थी और जिस मुद्दे को लेकर सियासी गहमागहमी और सियासी गर्मी देखी जा रही थी उत्तर प्रदेश में सर्दी के मौसम में भी, वो दिन आज आ गया है। यूपी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है। करीब 18% नाम है जो कि कट गए हैं। अभी 1 महीने का समय दिया गया है, यानी कि आज 6 जनवरी को जब लिस्ट जारी हुई है तो 6 फरवरी तक का, ठीक 1 महीने तक का समय दिया गया है, जहां पर अपने नाम आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। एसआईआर के थ्रू ये पूरी वोट प्रक्रिया की गई, एसआईआर के जरिए ये पूरी प्रक्रिया हुई और उसके बाद अब आज वोटर लिस्ट जारी हो गई है। 1 महीने का समय सब कुछ चेक करने का, डाटा, और उसके बाद जो फाइनल सुधार वाली लिस्ट होगी वो 6 मार्च को जारी हो जाएगी। क्या कुछ कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से आज जब लिस्ट जारी हुई, पहले जरा वो आप सुन लीजिए। मृतक मतदाता 46.23 लाख 46.23 लाख और परसेंटेज के टर्म्स में 2.99% या 2.99%। स्थानांतरित मतदाता जो अपने निवास स्थान से कहीं और शिफ्ट कर गए, वो घर छोड़ दिया जहां उन्होंने वोटर लिस्ट में जब अपना नाम दर्ज कराया था, जिस घर में थे, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए, या वो लापता या अनुपस्थित रहे या उनको फील्ड में बीएलओ को मिले नहीं, ऐसे 2.17 करोड़ मतदाता हैं। 2.17 करोड़, और अगर प्रतिशत में कहें तो 14.06 14.06%। और तीसरी श्रेणी है जो मतदाता सूची में 1 से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए, ऐसे 25.47 लाख 25.47 लाख वोटर्स थे, जो 1.65% है। कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़ या 18.70% 18.70% है। फाइनल हमारी जो आज फाइनल मतलब आज जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हो रही है पब्लिश, उसमें 12,56,56,025 मतदाता हैं। जैसा मैंने बताया कि दावा मतलब फॉर्म 6 नए मतदाताओं के लिए आवेदन होता है और फॉर्म 8 4 वजहों से भरा जा सकता है, जिसमें प्रविष्टियों में सुधार, करेक्शन ऑफ एंट्रीज, दूसरा है निवास स्थान परिवर्तन, शिफ्टिंग के लिए, तीसरा है एपिक प्रतिस्थापन, एपिक रिप्लेसमेंट, अगर किसी का एपिक गुम जाता है तो उसमें भी फॉर्म 8 भर के इसको वापस हम एपिक अपना प्राप्त कर सकते हैं, और चौथा है पीडब्ल्यूडी चिन्हांकन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का मार्किंग के लिए इसका लाभ होता है। जब इलेक्शन डे में कोई हेल्प चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी को, तो उन्हीं लोगों को हमें पहले से इस डेटाबेस से पता लगता है, तो उनको हम लोग विशेष सुविधा उसमें दे सकते हैं। अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है, जो कि एक सामान्य सी प्रक्रिया है चुनाव आयोग की। एसआईआर हुआ, जिसके बाद आज वोटर लिस्ट भी जारी हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस पर भी राजनीति हावी है। बयानबाजियों का दौर अब धीरे धीरे आना शुरू हो रहा है। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे इस वोटर लिस्ट को लेकर कि उनका क्या मानना है, वो कितने संतुष्ट है इससे, क्योंकि कई ऐसे नाम हैं जो कि शहरी इलाकों से भी कटे हैं और सबसे ज्यादा कटे हैं, जिसमें से लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, ये जो महानगर है, बड़े शहर है, वो शामिल है। यही एक बड़ी वजह है कि कई सुलगते सवाल भी है जो आज सीधी बात में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो सुलगते सवाल एक एक कर हम आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल, 2,89,00,000 नाम हटे मतदाता, यूपी का शुद्धिकरण या फिर योग्य वोटर्स को बाहर करने का खतरा। मतदाता सूची का शुद्धिकरण इसके जरिए हुआ है या फिर योग्य वोटर्स बाहर हुए हैं, ये खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सवाल गर्म है। सबसे ज्यादा नाम शहरी इलाकों में आखिर क्यों हटे? माइग्रेशन का असर क्या देखने को मिला, या फिर राजनीतिक लाभ हानि का समीकरण इसमें बनता हुआ दिख रहा है? क्योंकि जब एसआईआर हो रहा था तब विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, उन सवालों का जवाब देने का आज का दिन आ गया है। क्या यूपी में 2027 चुनाव का समीकरण अब बदलने वाला है? क्योंकि 18% नाम कट गए हैं, तो क्या इससे 2027 चुनावों का समीकरण बदलेगा? 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों पर क्या असर आएगा? दावा आपत्ति दर्ज करने के लिए 1 महीने का समय है। क्या जानकारी की कमी से लाखों लोग वोट से वंचित हो जाएंगे? क्योंकि आप ऑनलाइन अपना जो नाम है वो मिसिंग है या फिर दर्ज है वो चेक कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें ये सब चीजें करनी नहीं आती वो क्या करें?
क्या चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता से ये साबित कर पाएगा कि ये प्रक्रिया पूरी तरीके से ठीक है या नहीं, इसमें ट्रांसपेरेंसी बरती गई है या नहीं? क्योंकि चुनाव आयोग पर भी विपक्ष ने तमाम तरह के सवाल खड़े किए तब जब एसआईआर हो रहा था। अब जब वोटर लिस्ट जारी हो गई है तब ऐसे में क्या सवाल है विपक्ष के, वो भी हम आज सीधी बात में रखेंगे। उन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लेने की कोशिश करेंगे। चुनाव आयोग ने इस पर प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से तमाम जो जानकारी है वो साझा की है। अब 1 महीने का समय दिया गया है जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके नाम है या नहीं, कहीं मिसिंग तो नहीं है, और फिर आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। चलिए, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं, एक एक कर उनका तारुफ भी आपसे करा दें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पल्लवी सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ है, डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के हमारे साथ है, उज्जवल पाठक कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, देवकी नंदन मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत पल्लवी सिंह जी आपसे ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो वोटर लिस्ट जारी हुई है? 18% करीब नाम कट गए हैं, 2.89 करोड़ मतदाता है, वोटर्स हैं जिनके नाम इस लिस्ट में अब नहीं है, हट गए हैं, और इसमें कई महानगर भी शामिल हैं। क्या टेक है इस पर? सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन? देखिए, ये एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, ये रफ सूची है। तो ये पूरी तरीके से अभी जो फाइनल लिस्ट जिसे कहेंगे वो 6 मार्च को आएगी। तो अभी भी समय है, क्योंकि किसी कारणवश यदि वोटरों का नाम उसमें नहीं है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और अभी फाइनल आने में काफ़ी समय है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की सुविधा उपलब्ध है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन नहीं चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए भी स्वयं समूह से लेके बाकी यदि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो हर एक कार्यकर्ता मैदान में है और लोगों की मदद कर रहा है। किसी कारणवश से या तो ट्रांसफर हो गया है, या किसी के परिवार में मृत्यु है, या किसी और अन्य रीजन की वजह से अनुपस्थित है, एब्सेंट है अपनी लोकेशन से, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है और फाइनल सूची जिससे हमारी क्लियर हो जाए। और बहुत सारे, बिल्कुल इसमें ये भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जो जैसे हम घुसपैठियों की बात करते हैं कि बाहर से बहुत सारे लोग आके यहाँ पे आए हैं, जो सबको भी पता है ये बात, क्योंकि ये चीजें छुपी हुई नहीं है। तो वो सारी चीजें भी क्लियर होंगी और सारी चीजें मिला के जो फाइनल लिस्ट आएगी वो 6 मार्च को आएगी। तो जो भी लोग किसी कारणवश से छूट गए हैं, छूटेंगे नहीं। और रही बात, देखिए, बहुत ही पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है। इसमें ट्रांसपेरेंसी रखी जा रही है कि आप नागरिक की तरह भी आप चाहें तो अपनी सारी डिटेल्स आप ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से चेक कर सकते हैं, और यदि आपका नाम छूट रहा है तो आप उसको जुड़वा सकते हैं। और कहीं भी अगर लगेगा, मतलब चुनाव आयोग को लगेगा, जैसे आपने पहले भी देखा कि एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया था कि इतने टाइम ड्यूरेशन में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, पर नहीं हो पाई, तो उसके बाद उसको कुछ दिनों के लिए उसको बढ़ा दिया गया, एक्सटेंशन दिया गया। तो अभी भी यदि ऐसा कुछ होता है, चुनाव आयोग को लगता है, तो उसमें भी एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। मतलब जैसे पहले दिया गया है वैसे अब भी दिया जा सकता है। और अकॉर्डिंगली यही है, इसका मेन है कि पूरी तरीके से एक शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ एक सूची आए जिसमें जो लोग हैं, जो जहाँ के रहने वाले हैं, उनका नाम हो, जो लोग स्थानांतरित हो गए हैं या नहीं है इस दुनिया में, उनका नाम हटे, और एक तरीके से ट्रांसपेरेंट और शुद्ध तो रूप आपकी से तरफ से यानी कि वो ट्रांसपेरेंसी किया पूरी यहाँ पर बढ़ती गई है और ट्रांसपेरेंसी के साथ ही एसआईआर की प्रक्रिया हुई है। लेकिन इसी ट्रांसपेरेंसी, इसी प्रक्रिया पर विपक्ष ने तमाम तरह के सवाल बीते कई महीनों में उठाए जब से ये प्रक्रिया चालू हुई थी। डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी हमारे साथ है। नितेंद्र सिंह जी, अब जब ये पूरी लिस्ट जारी हो गई है, हालांकि जो फाइनल सूची है प्रॉपर वो 6 मार्च को जारी होगी, लेकिन एक अनुमानित सूची जो है वो हमारे सामने है आज, तो इसको लेकर क्या आप कहेंगे? आपको लगता है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ हुआ है, या फिर उस पर अभी भी आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल? क्योंकि जो शहरी वोटर्स हैं कहीं ना कहीं उनके नाम ज्यादा कटे हैं, क्या इसका कोई असर देखने को मिलेगा? जी धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात ये निकल कर के आई कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वोट कटे हैं, उनका जो रेशियो निकल करके आया, ये लगभग 72,000 वोट पर विधानसभा। अगर इनमें मृतकों को जब माइनस कर देते हैं
उसके बाद भी लगभग 54,000 वोट प्रति विधानसभा कम है। इसका मतलब इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी थी। एक विधानसभा लगभग 3 लाख, कभी 3.5 लाख, कभी 3.25 लाख एक विधानसभा होती है। मतलब इस 3 लाख को 3.25 लाख के बीच 50,000 से लेकर के 1 लाख तक फर्जी मतदाता, भाई जो औसत है वो 72,000 का निकल करके आया है। और मृतक को अगर माइनस कर देते हैं जो आज सूची जारी हुई है उसके अनुसार तो करीब 54 लाख। तो औसत किसी विधानसभा में 50 भी होगा, किसी में 60 होगा, किसी में 60। इतने बड़े पैमाने में गड़बड़ी थी, ये एक बड़ा सरप्राइजिंग है। दूसरा मोनिका जी, जो हम लोग इस समय देख रहे हैं, जो गांवों में चूंकि पंचायत के चुनाव आ गए हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव है, जिला पंचायत के चुनाव है, क्षेत्र पंचायत, उनकी जो वोटर लिस्ट है उनमें करीब 4 करोड़ वोट पूरे प्रदेश में पड़ रहे हैं। तो ये जो बेसिक अंतर है कि उसी ग्राम सभा में विधानसभा की जब वोटर लिस्ट बनती है तो उसमें पता चला कि 2,000 वोट हैं, लेकिन जब ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट बनती है तो चूंकि सारे लोग सजग होते हैं, सारे लोग जागरूक होते हैं, सभी पार्टियां का, तो उसी में 2,500 वोटर हो जाता है। ये जो 500 वोटों का अंतर है ग्राम सभा में, लगभग कहीं कम है कहीं ज्यादा है, औसत में बात कर रहा हूँ। ये जो अंतर 4 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी बात करती है एक देश एक चुनाव, सब कुछ एक हो जाना चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक देश एक चुनाव एक वोटर लिस्ट, जो सबसे निचले स्तर की वोटर लिस्ट होती है, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, ये वोटर लिस्ट होती है। यहाँ तो ये माना जाता है कि एक एक व्यक्ति चूंकि ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहा होता तो प्रधान हो या सभासद हो, वो देख देख करके सारे वोट बनवा लेता है और कोई फर्जी नहीं बनवा पाता, क्योंकि गांव में दूसरे लोग भी लड़ रहे होते हैं तो उनको पता होता है कि ये फर्जी है या असली है। तो अगर ये हो जाता तो मुझे लगता है बहुत अच्छे रिजल्ट आते। लेकिन फिर भी आज चूंकि लोग वोटर लिस्ट का प्रकाशन हुआ है, हम लोग चेक करेंगे किस क्षेत्र में कहाँ किनके वोट कटे हैं, कितने जायज कटे हैं, कितने नाजायज कटे हैं। फिर हम लोग अगली टिप्पणी कर पाने की स्थिति में होंगे, क्योंकि आज प्रकाशन हुआ है। अभी हम लोगों का पूरे कार्यकर्ता लगेंगे, हम लोग लगेंगे और एक एक बूथ स्तर पर चेक करेंगे कि पर बूथ कितने वोट काटेंगे, वो किसके वोट हैं, वो जायज कटे हैं, नाजायज कटे हैं, वो जिंदा है, अनुपस्थित थे, मृतक है तो स्वाभाविक है कटना चाहिए। ये तो परमानेंट प्रक्रिया है, मृतक का कटना है और जो नया 18 साल का होगा उसको जोड़ना है। लेकिन जो स्थिति अनुपस्थित दिखा करके ये जो करीब 2.5 करोड़ मतदाता कटे, ये जांच का विषय है। इस पर क्योंकि आज प्रकाशन हुआ है, हम लोग लगेंगे और जांच करेंगे। जांच किए बगैर हम लोग कोई हवा में कोई झूठी टिप्पणी नहीं करना चाहते। आपके नेशनल चैनल में बैठते हैं, समाजवादी पार्टी अपनी कथनियों करने के लिए जाती है। हम लोग जो बोलते हैं जांच परख के सही बात बोलते हैं। तो आज हम लोग, आज से हमारे लोग मतदाता सूची डाउनलोड करेंगे, और सही तरीके से उसका पहले आंकलन आपकी तरफ से किया जाएगा। लेकिन जो शुरुआती रिएक्शन वो आपको बड़े पैमाने पर जो आंकड़े सामने आए हैं इसको लेकर थोड़ी सी हैरत जरूर हो रही है। उज्जवल पाठक जी से भी सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, हम जल्द उनसे कनेक्ट करेंगे और कांग्रेस का भी रिएक्शन इस पर जानेंगे कि फर्स्ट टेक उनका क्या है जो वोटर लिस्ट जारी हुई है। लेकिन पहले देवकी नंदन मिश्रा जी के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, उम्मीद करती हूँ पूरी लिस्ट आपने अच्छी तरीके से देख ली होगी, चेक कर ली होगी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्योंकि समाजवादी पार्टी तो फर्स्ट रिएक्शन के तौर पर विपक्ष का यही कहना है कि बड़े पैमाने पर जो अंतर आ रहा है वोटर लिस्ट में, जब विधानसभा के लिए वोटर्स हो रहे हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर जो वोटर्स हो रहे हैं उसमें एक बड़ा अंतर है। अमूमन 500, 600 ऐसा कुछ अंतर आ रहा है। तो फर्स्ट एनालिसिस आपका क्या कहता है इस वोटर लिस्ट को देखकर? मोनिका, मैंने लिस्ट अब कैसे पढ़ लूंगा मैं, उसमें 12 करोड़ वोटर हैं तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? फर्स्ट रिएक्शन जो भी आपने मोटा मोटा भी शुरुआती तौर पर थोड़ा बहुत देखा हो। लेकिन जो ये लिस्ट आई है, 2 करोड़ 88 लाख से ज्यादा वोट कट गए हैं। 88,75,000 के आसपास, करीब 2 करोड़ 89 लाख के आसपास वोट कटे हैं। ये पूरे देश में मुझे लगता है कि नंबर 1 पर है। करीब 18% से ज्यादा है। और अगर इतने वोटर लिस्ट पर बोझ बने हुए थे तो ये पहले ही कट जाना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन अभी तक क्या कर रहा था? इलेक्शन कमीशन अब इस पर अपनी वाहवाही करेगा, पीठ थपथपाएगा कि देखिए हमने इतने फर्जी लोगों को बाहर कर दिया,
इतने बांग्लादेशियों को बाहर कर दिया, लेकिन ये बात है नहीं। पहला सवाल इलेक्शन कमीशन से ही बनता है कि ये जो 2,88,75,000 जो कुछ वोट हैं, ये लोग अभी तक सूची में क्यों बने हुए थे और इसी सूची पर अभी तक चुनाव होता रहा है जी। तो पहला सवाल तो इलेक्शन कमीशन से बनता है, इलेक्शन कमीशन अभी तक सो रहा था क्या? उसको जागना चाहिए था पहले ही। अगर इतने वोट डुप्लीकेट थे, इतने लोग मृत थे, तो इसका मतलब जो पिछला जो चुनाव हुआ उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई और वो गड़बड़ी इन्हीं के जरिए है। दूसरी बात, वोटर लिस्ट एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, लेकिन देश में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वोटर बनाने का जिम्मा वोटर पर खुद थोप दिया गया है। वोटर को वोटर बनने से क्या मिलता है? कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। इस वजह से उसका इंटरेस्ट नहीं जगता है। लेकिन जो बात कभी किसी प्रवक्ता ने कही कि जो ग्राम पंचायत की सूची है, वोटर लिस्ट है, उसमें और विधानसभा में अगर एक बूथ पर देखा जाएगा तो दोनों में 500 वोट का डिफरेंस मिलेगा। वो डिफरेंस इस वजह से मिलता है कि ग्राम प्रधान का पंचायत का चुनाव छोटा होता है और पंचायत में हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है और ग्राम प्रधान ये कोशिश, जो चुनाव लड़ने वाले होते हैं वो कोशिश करते हैं कि सभी लोग वोटर बन जाएं, तो वो उनके प्रयास से बनते हैं। लेकिन राजनीतिक दल ऐसा नहीं करते हैं। आप देखिए लखनऊ जैसा शहर है, जी बोलिए। कई विधानसभा ऐसी है जहां पर 1.25 लाख 1.5 लाख वोट तक कटे हैं। 3 विधानसभा यहाँ पर सबसे हाईएस्ट है। एक है नीरज बोरा की जो लखनऊ उत्तर है, दूसरी है ब्रजेश पाठक की जो डिप्टी सीएम है, उनकी सीट से सबसे ज्यादा वोट कटा। लखनऊ से 12 लाख वोटर्स है। लखनऊ से 12 लाख वोटर्स तो है। 12 लाख लखनऊ पूरे लखनऊ जिले से हैं। मैं जिले की बात कर रहा हूँ। जिले में 9 विधानसभाएं हैं। मैं 3 विधानसभाएं इसमें टॉप पर हैं। लखनऊ उत्तर, लखनऊ कैंट और लखनऊ मध्य। ये 3 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा वोट कटा है। 1.25 लाख रुपए वोट तक कटे हैं। ये वोट कटे क्यों? दरअसल क्या है, बहुत सारे लोग जो है डुप्लीकेट वोटर थे, मतलब गांव में भी वोटर थे और शहर में भी वोटर थे। लेकिन इस एसआईआर को लेकर के इतना भ्रम फैलाया गया, इतना डर हुआ लोगों में कि अगर हम गांव से अपना वोट हमारा कट जाएगा तो मुझे जो सरकारी सुविधा मिल रही है हो सकता है वो ना मिले जी। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना जो वोट है वो शहर की बजाय गांव में रखना पसंद किया। माइग्रेशन इसका एक बड़ा कारण है। लेकिन इससे डबलिंग जो वोट हो रहा था, जैसे अभी बिहार का विधानसभा चुनाव जब हुआ तो आपने देखा होगा कि बीजेपी के कई नेता दिल्ली में भी वोट डाले और बिहार में भी वोट डाले। तो ये काम, इसका मतलब पहले भी हो रहा होगा। इस पर रोक लगनी चाहिए और वोटर बनाने का काम इलेक्शन कमीशन का है। कमीशन वोट बनाता है। ये पहली बार जो पब्लिक को मौका दिया गया है कि आप फॉर्म भरिए, जैसा आपने इंट्रो में कहा कि भाई बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि वो किस तरीके से उनको आपत्ति दर्ज करनी है, किस तरीके से अपना वो फॉर्म ऑनलाइन, कोई आदमी, कितने लोग कंप्यूटर चलाना जानते हैं उत्तर प्रदेश। और अगर मैनुअली भी है, और मैं मानती हूँ सर, अगर डिजिटली, चलिए डिजिटली वाली ये वाला पॉइंट भी है कि डिजिटली हर कोई नहीं कर पाता है और मैनुअली भी अगर है तो ये देखिए, ये हम भी जानते हैं जब हम दफ्तरों में काम कराने जाते हैं तो कितनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, कैसे वो लोग व्यवहार कर रहे होते हैं और इतनी लंबी लाइनों में लोग ही डर जाते हैं कि भाई कौन 4 घंटा खड़े हो, तो लोगों की जो दिलचस्पी है वो ही हट जाती है। मैं आपको एक वोट का उदाहरण बताऊं जो मेरे नॉलेज में है। एक अयोध्या में एक बाबा जी हैं, उनका फॉर्म भरा गया। अब फॉर्म पे उनसे कहा गया कि आप अपने गुरुजी का आधार कार्ड दीजिए। गुरुजी को उनको गए, कई साल गुजर गए, कहां से आधार कार्ड दें वो जी। उनका वोटर लिस्ट में ईपिक नंबर बताइए, वो कहां से दें? उनके पास कहां? मेरे पिताजी का आधार कार्ड मेरे पास नहीं है, मेरे पिताजी का ईपिक नंबर मेरे पास नहीं है। तो अब क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि मैं वोटर ही नहीं बनूंगा। हाँ। इस तरह की खराब प्रक्रिया में मैं शामिल ही नहीं होऊंगा। ये उन महंत, अयोध्या के बड़े महंत हैं वो, उन्होंने मुझसे ये बात कही और उन्होंने फॉर्म फेंक दिया। बीएलओ ने फॉर्म लिया नहीं, जो उनका डिटेल भरा हुआ था
और उन्होंने फॉर्म फेंक दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं गुरुजी का कहां से लेकर के आऊंगा ईपिक नंबर। जाहिर सी बात है, और ये जो सिस्टम में जाहिर सी बात है, और ये जो सिस्टम में कमी है ये कहीं ना कहीं लोगों को पीछे कर देती है, और हमें लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन धरातल पर ये जो चीजें हैं छोटी छोटी, ये लोगों को पीछे धकेलती है। उज्जवल पाठक जी से भी मैं उनका रिएक्शन जानना चाहूंगी। उज्जवल पाठक जी, जिस तरीके की ये जो पूरी लिस्ट जारी हुई है, हालांकि बहुत बड़ी लिस्ट है, जाहिर सी बात है पूरी लिस्ट अभी नहीं देखी जा सकती, लेकिन जो आपने एनालिसिस किया इस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या आपको लगता है पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती गई? क्या आपको लगता है जो लिस्ट है वो बिल्कुल सही है जो सामने आई है? शहरी वोटर सबसे ज़्यादा कटे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? और जिस तरीके से नितेंद्र जी ने कहा कि ग्राम स्तर पर और विधानसभा के स्तर पर वोटर्स में एक ही जगह से अंतर आ रहा है बड़ा, तो क्या ये सेम पॉइंट, सिमिलर पॉइंट आपको भी फील होता है? देखिए मोनिका जी, एसआईआर कराने से पहले चुनाव आयोग ने और उनका चुनाव आयोग का पक्ष लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा की थी कि चुनाव आयोग एसआईआर के माध्यम से अवैध मतदाताओं को बाहर निकालेगा। अब आप समझिए भारत में अवैध मतदाता कौन होता है? वह मतदाता जो भारत का नागरिक नहीं है, प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी वह अवैध होगा। तो एसआईआर के माध्यम से सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि जो ये लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए, तो उसमें चुनाव आयोग ये डाटा रखे कि इनमें कितने घुसपैठिए थे या कितने विदेशी नागरिक थे, या आपने देश के ही लोगों के नाम काट दिए, आज भी वो भटक रहे हैं अपना नाम जुड़वाने के लिए, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे पहले तो ये जवाब दे दिया जाना चाहिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि व्यापक जन समुदायों को उनके मताधिकार से वंचित कर दिया गया है, और आज भी उन्हें जानकारी नहीं है कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। जब वह चुनाव के समय मत करने जाएंगे, चुनाव में वोट डालने जाएंगे, तब उन्हें इस बात का आभास होगा। बहुत व्यापक स्तर पर एक जनता का ऐसा समुदाय है जो अभी भी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि उनको कहीं ना कहीं उनके मत के अधिकार से वंचित ना होने दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इट इज द इशू ऑफ डेमोक्रेटिक कंसर्न। इस पर विचार करना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, चुनाव आयोग की जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं यूपी सरकार द्वारा, उसमें कितने ऐसे घुसपैठियों को सरकार ने डाला जिनको चुनाव आयोग ने कहा कि ये तो अवैध थे, मतदाता बने हुए थे जो भारत के नागरिक नहीं थे। इसका भी तो जवाब दिया जाना चाहिए। भाई 2-3 महीने तक सरकार ने, चुनाव आयोग ने इतना तांडव किया एसआईआर के नाम पर कि भाई बीएलओज मारे गए, कुछ ने इस्तीफा दे दिया, कुछ घायल हो गए, कुछ डिप्रेशन में चले गए। तो इसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना चाहिए। भाई सरकार बताए कि इतने लोग अवैध रहे, इतने लोग यहाँ रहे, इतने लोग वहां रहे। भाई ये तो आप डाटा दे देंगे। ये तो एनुअल रिवीजन होता है जब मतदाता नामावली का, तो इतना डाटा तो सरकार, और इतना डाटा तो चुनाव आयोग हर साल दे देता है, चुनाव से पहले दे देता है। एसआईआर का मुख्य उद्देश्य सरकार ने और चुनाव आयोग ने बताया था घुसपैठियों को बाहर निकालना। तो आप बताइए, आपने बिहार में जो 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे, यूपी में लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे, उनमें कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए निकले? कितनों को आपने डिटेंशन सेंटर में रखा? कितने घुसपैठिए बाहर गए, कितनों को डिटेंशन सेंटर में रखा, कितने वोटर्स अवैध थे? इसका जवाब सरकार को देना होगा, चुनाव आयोग को देना होगा। जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है और आगे चलकर पल्लवी जी से इसका जवाब लिया जाएगा। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार सीधी बात में करेंगे हम वोटर लिस्ट के बाद जो ड्राफ्ट जारी हुआ है, क्योंकि इसको लेकर विपक्ष तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी पर, आंकड़ों पर, तमाम मुद्दों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब सरकार से लेने की कोशिश की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तो सीधी बात में आज बात हो रही है, यूपी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है और ऐसे में कई सवाल हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब इतना बड़ा आंकड़ा सामने आता है, करीब 18% जो नाम है वो कट गए हैं, 2.89 करोड़ वोटर्स हैं जिनके नाम लिस्ट से हट गए हैं, तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा जो खड़ा हो रहा है, इलेक्शन कमीशन इतने समय से कहाँ था? अगर उसमें वो नाम जो हटे हैं, जिस तरीके से शुरुआत से एसआईआर के लिए कहा जा रहा था कि जो मृत लोग हैं या जिनके डबल वोट्स हैं, ये सब नाम हटाए जाएंगे,
जाएंगे, जिन्होंने 2 वोटर आईडीज बना रखी हैं, अलग अलग जगह पर वोट करते हैं, जो मृत हो चुके हैं, इन ये तमाम नाम काटे जाएंगे। तो चुनाव आयोग इतने समय से क्या कर रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में जो आंकड़ा है वो सामने आता है। हालांकि विपक्ष इन आंकड़ों पर भी सवाल खड़े कर रहा है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जवाब लेने की हम कोशिश करते हैं। पल्लवी सिंह जी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ है, नितेंद्र सिंह जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से इस चर्चा का हिस्सा है, उज्जवल पाठक जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ है, देवकी नंदन मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पल्लवी सिंह जी सवाल सीधे आपसे, इलेक्शन कमीशन इतने लंबे समय से आखिर कहा था जब इतना बड़ा आंकड़ा सामने आता है, जवाब के तौर पर कृपया ये मत कहिएगा कि इसका जवाब आप सीधे इलेक्शन कमीशन से लीजिए, एक सटीक जवाब की उम्मीद हम सरकारी नुमाइंदों से भी करते हैं। इसके अलावा जो विपक्ष दूसरा सवाल, क्योंकि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आंकड़ों में इतना अंतर कैसे है, जरा अगर आप एक्सप्लेन कर पाए तो ये एक्सप्लेन करें कि आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर ग्राम स्तर पर, विधानसभा स्तर पर कैसे सामने आ रहा है। जी मोनिका जी, आपने पूछा कि चुनाव आयोग में इतनी कमियां, इतना ये कैसे आया। देखिए 21 साल बाद हो रहा है एसआईआर की प्रक्रिया जो है पूरी हो रही है। आपने भी देखा कि हमारे देश में जनगणना भी नहीं हुई 21 सालों से, और उसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और जो नॉर्मल प्रक्रिया है जिसके तहत चुनाव आयोग जाता है और लोगों से डिटेल लेता है, उसमें भी कमियां गलतियां होती है, लोग नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, सही जानकारी नहीं देते हैं। और आपने ये भी देखा कि लोगों का नाम, मैं अपनी बात करूं, मेरा ही 3 जगह पे नाम था। मैं नोएडा में रहती थी, नोएडा में भी था, मेरे गांव में भी था और लखनऊ में भी था। तो मैं कहीं भी जाके वोट डाल सकती थी, अलग अलग समय पे वोट पड़ते हैं, तो वो सारी चीजें थी पहले। इसी चीज को इसकी शुचिता बनाए रखने के लिए, इसको सही करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया की गई है। देखिए एसआईआर ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार किया गया, इससे पहले भी चुनाव आयोग ने ही एसआईआर किया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। चुनाव आयोग ने किया है, प्रक्रिया उसको पता है कि किस तरीके से इसको करना है। और रही बात डिफरेंस क्यों आ रहा है, इतने नाम क्यों कट रहे हैं, देखिए एसआईआर बहुत सालों बाद हो रहा है। अभी तक हो रहा था, एक नॉर्मल होता था, आता था घर पे, बीएलओ आता था, चेक करता था, चला जाता था, उसके बाद से उस पर लिस्ट बना दी जाती थी। ये इसको सघन तरीके से किया जा रहा है कि जो भी मृत हैं, अनुपस्थित हैं, या जहां अलग अलग जगह पे उनके नाम हैं, उनमें से हटा के सिर्फ एक जगह नाम रखा जाए। तो इस वजह से ये चीजें, इसलिए इतना डिफरेंस आ रहा है। अब मैं आपको अपने घर का एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे घर में टोटल 6 वोटर हैं, लेकिन मेरे फादर, मदर और मेरे भाई का नाम मेरे फादर ने यहाँ से रिमूव करा लिया, क्योंकि रहने वाले हम लोग गांव के हैं, कि वहां पे होना जरूरी है। जैसे कि अभी आपने सुना भी था, अभी पत्रकार महोदय जो हैं देवकी नंदन जी बोल रहे थे ये चीज की सुविधाएं, या ग्राम प्रधान भी कहते हैं इस तरीके से। मेरे पिताजी भी पूर्व में प्रधान रहे हैं, तो उनका भी यही मानना है कि जहाँ पे आपकी जमीनें हैं, जहाँ पे आपका पुश्तैनी घर है, वहां पे नाम होना जरूरी है, स्पेशली जो घर का मुखिया हो, घर का मालिक हो। इन सब चीजों से भी देखिए अंतर पड़ता है बहुत ही ज्यादा। अब मेरा ही देख लीजिए, 3 जगह पे नाम है उत्तर प्रदेश में ही, 2 जगह से रिमूव हुआ, लखनऊ में नाम आया। तो ये सारी चीजों का बहुत अंतर पड़ता है। इसके अलावा भी माइग्रेशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से माइग्रेट हो गए। लास्ट जब भी प्रक्रिया हुई होगी एसआईआर की प्रक्रिया, उस समय यहाँ पे नहीं रहे होंगे, या उस समय यहाँ रहे होंगे, यहाँ से बाहर चले गए होंगे। और अभी भी जो लिस्ट आई है वो पूरी तरीके से जो फाइनल लिस्ट है वो नहीं आई है, वो 6 मार्च को आएगी, जब हम इस पे कुछ कह सकते हैं। अभी तो आप अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। यदि मेरे घर से भी कुछ लोगों के नाम मान लीजिए कट जाते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जाके उसको दर्ज कराऊं, मैं बताऊं। और रही बात की डिजिटल युग है, लोग हर तरीके से डिजिटली नहीं चेक कर पाते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें, हम लोग जाके घर पे इस चीज को चेक कर रहे हैं कि आपका नाम कटा है या नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर 2.5 करोड़ वोटर कटेंगे तो समाजवादी पार्टी के वोटर कट रहे हैं। वोटर वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो समाजवादी पार्टी का भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता है। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि जो मतदाता है, जो ओरिजिनल मतदाता है उत्तर प्रदेश के, उनका नाम नहीं कटना चाहिए।
और जो लिस्ट है वो प्योर शुद्ध होनी चाहिए, चलिए, आप उसमें गड़बड़ी ट्रांसपेरेंसी नहीं की होनी बात चाहिए। कर रहे हैं पल्लवी तो सिंह इस जी, चीज को आपका कहना है कि सरकार की कोशिश यही है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्योर लिस्ट होनी चाहिए, पारदर्शिता बिल्कुल होनी चाहिए। अब ये जो बड़ा जी आंकड़ा सामने आया है 18% का, 2.89 करोड़ वोटर्स हैं, ये बड़ा आंकड़ा सामने आया है, क्या इसके पीछे जी सबसे जी बड़ी वजह आप माइग्रेशन मानती हैं? और विपक्ष, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ब्रेक में जाने से पहले सवाल भी किया गया, लगातार बीजेपी ये कह रही थी कि आप घुसपैठिए सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे, घुसपैठियों के नाम कटेंगे, फर्जी वोटर आईडी बनाकर अगर रह रहे थे, फर्जी वोट डाल रहे थे, तो अब उनको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी, उनके नाम कटेंगे। तो कितने घुसपैठी हैं जो कि पकड़े गए, जिनको डिटेंशन सेंटर में डाला गया, या फिर कितने घुसपैठियों के नाम सामने आए जो फर्जी वोटर आईडी बनाकर सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे थे, जिनका नाम इस लिस्ट में है कि उनके नाम अब कटेंगे? देखिए मोनिका जी, माननीय योगी जी की सरकार ने एसआईआर सर्वे में पकड़े वाले जितने भी घुसपैठी हैं उन पे नकेल कसने के लिए फुल प्रूफ प्लान बना के रखा है। और फाइनल लिस्ट, जैसे मैंने कहा, जब फाइनल लिस्ट आएगी आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने लोग घुसपैठी बिल्कुल चिन्हित किए जा रहे हैं, और उनको सिर्फ देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा, उनका प्रॉपर एक डेटाबेस बना के रखा जाएगा कि तो उनका फिंगरप्रिंट, उनका फेशियल रिकॉग्निशन, ताकि दोबारा फर्जी जो दस्तावेज तैयार करके उत्तर प्रदेश या किसी भी देश के किसी भी हिस्से से वो घुसपैठ ना कर सके। अभी एसआईआर सर्वे में पकड़े वाले जितने भी अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठी हैं, डिटेंशन सेंटर में उनको ला ला के रखा जा रहा है। और इस प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे, अभी पूरी लिस्ट नहीं आई है, लेकिन जहां तक है ये बड़ा डेटाबेस तो है ही। शहरी और वोटर्स ये का चीज कटना, ज्यादातर शहरी वोटर्स का कटना क्या बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित होगा, या फिर कैसे समीकरण आपको नजर आ रहे हैं इस चेंज के बाद? मोनिका जी देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि माइग्रेशन, यदि मान लीजिए 3 जगह मेरा नाम है और मैं भारतीय जनता पार्टी की वोटर हूँ, तो मैं कहीं भी रहूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी की वोटर रहूंगी। यदि कोई समाजवादी पार्टी का वोटर है तो वो 3 जगह या 2 जगह पे उसका नाम है, कहीं भी जाएगा। हाँ, पहले क्या होता था, देखिए गड़बड़ियां ही बोलेंगे इसे कि मैंने यहाँ भी वोट डाला, मैंने अपने गांव पे भी जाके वोट डाला। वो उन चीजों पे सुधार आएगा, परसेंटेज बिल्कुल घटेगा, लेकिन जो एक्चुअल जो वोटर है जिस पार्टी का, वो थोड़ी ना बदल जाएगा। तो उसमें बाकी चीजों में तो परिवर्तन आएगा ही, कि अगर लखनऊ में मेरा नाम जोड़ने के बाद अगर 10 से 11 हो गया तो वो तो -1 हो ही जाएगा। अगर मैं अपने गांव जाके वोट डालूंगी, ठीक है, डॉक्टर नितेंद्र परिवर्तन सिंह तो जी, थोड़ा आएगा ही। ओके, डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी, पल्लवी जी इस बात को क्लियर कर रही हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल वो बीजेपी की वोटर है तो वो बीजेपी को ही वोट करेंगे, चाहे उनके 2 वोटर आईडी हो। मान लीजिए एक लखनऊ का है, एक मान लीजिए आगरा का है, अब वो दोनों जगह जाकर वोट करे, चाहे एक जगह से वोट करे, वोटिंग परसेंटेज में अंतर आएगा, लेकिन फेवर में तो बीजेपी के ही रहेगा। तो फिर एसआईआर प्रक्रिया जब हो रही थी, कैसे समाजवादी पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही थी कि एसआईआर के जरिए वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश है। अब जब लिस्ट सामने है तो क्या आपको वाकई में लग रहा है कि इस लिस्ट के बाद वोट बैंक में सेंधमारी होगी, सपा का जो कोर वोटर है वो गायब हो रहा है, या सपा को इससे नुकसान होगा? जी मोनिका जी, देखिए 2 महत्वपूर्ण सवाल इसमें उत्पन्न होते। एक वो वोट, मोनिका जी सॉरी सर, एक चीज बस और ऐड कर लूं, इसके बाद आप बोलिएगा। बस एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। ठीक है, देखिए चीजें ना बहुत निष्पक्ष हैं और पूरी तरीके से लिस्ट है। तो अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि उनके वोटरों के नाम कट रहे हैं तो वो बिल्कुल लिस्ट चेक करके उसको जाके क्लेम कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। अब आप प्लीज बोलिए। जी नितेंद्र सिंह जी। जी धन्यवाद पल्लवी जी, आपके सुझाव देने के लिए। ये काम तो सबको पता है, हमें भी करना है और आपको भी करना है। और मैंने पहले राउंड में बोला कि हम लोग आज वोटर लिस्ट आई है, वोटर लिस्ट लेंगे, चेक करेंगे और चेक करने के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे, क्योंकि हम लोगों की झूठ बोलने की आदत नहीं है। एक महत्वपूर्ण सवाल जो आज पल्लवी जी ने स्वीकार किया, और ये खुद कहा, ये स्वयं उसका उदाहरण है। ऐसे एक नहीं, लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी में, और ये जानते हुए भी, अगर पल्लवी जी, और मैं अगर क्यों लगाऊं, पल्लवी जी स्वाभाविक है, प्रवक्ता है तो निश्चित रूप से पढ़ी लिखी, जानकार और कानून को समझने वाली है, इसलिए अगर लगाने का तो विषय में उठता है। और ये सबको पता है कि एक से अधिक जगह मतदाता होना ये कानूनन अपराध। हम लोग भी कानपुर रहते हैं, लखनऊ में भी हैं और गांव भी हैं, लेकिन मतदाता हमेशा एक जगह रहे हैं। 2 जगह 3 जगह होने का प्रश्न उठता। अगर मैं भी एक ही जगह रही हूँ नितेंद्र जी, पहले मैं नोएडा रहती थी, अब लखनऊ रहती हूँ, लेकिन नाम वहां भी पे पड़ा है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। हमने आपको पूरा सुना, आप सुनिए।
लेकिन ऐसी तरीके से अभी इन्होंने कहा तो ये एक तो कानूनन अपराध है, लेकिन आपने स्वीकार कर लिया, आपका डिग गया होगा आपका नाम, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये दो नुकसान, जैसे कहा पहले 3 जगह वोट डालती, गाजियाबाद में भी डालेंगी, फिर अगले चरण में अपने गांव में डालेंगी, उसके बाद में लखनऊ में डालेंगी। अब ये 1 जगह वोट डालेंगी, 2 वोट का नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी का, ये अलग विषय है। हमारा जो कहना है, हमारे जो आरोप है, हमारे लोगों के चिन्हित मतदाता जो है वो जानबूझ करके कुछ वोट काटे गए हैं। अब आज के बाद, अभी तक अनुमानित था, अब हम लोग उसको चिन्हित करेंगे आज से, और फिर आपको प्रमाण के साथ बताएंगे इस गांव। नितेंद्र जी, ये श्योरिटी कहां से आ रही है? जब आप क्लियर, नितेंद्र जी, ये श्योरिटी कहां से आ रही है कि आपके वोटर निश्चित तौर पर काटे गए हैं और आप चिन्हित करेंगे? जब आप खुद ये कह रहे हैं कि पूरी लिस्ट अभी हमने नहीं देखी, अभी हम आंकलन करेंगे, तो बिना आंकलन के आप कैसे श्योरिटी दे सकते हैं? मोनिका जी बताऊंगा, हम लोगों के गांव चिन्हित हैं। ये गांव है, इस गांव में 60 से 70% आबादी एक जाति विशेष की है, एक वर्ग विशेष की है। उनके यहाँ जब बीएलओ आए तो उन्होंने फार्म दिए, और फार्म जब वापस जमा किए गए तो किसी को रिसीविंग नहीं दी गई। ये बड़े पैमाने में शिकायत है, किसी को रिसीविंग ही नहीं दी बीएलओ ने। अब ये शंका पैदा हुई कि नितेंद्र जी किस आधार पर ये शिकायत है? उनका प्लीज ठीक है, प्लीज क्लियर कर लेना दीजिए एक बात। कोई आधार तो होगा ना शिकायतों ये का? बात अनुमानित थी। हाँ बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये बात अनुमानित थी। आज के बाद ये बात हम लिस्ट चेक करके जब कल आपके साथ बैठेंगे तो ये प्रमाण के साथ बैठेंगे कि मैंने कहा था इस गांव में हमारे 1500 वोट हैं, 1400 वोट हैं, 700 वोट हैं, और बीएलओ ने सबको फार्म दिए और वापस रिसीविंग नहीं दी। अब ये 700 में से हमारे 600 रह गए। ये 100 वोट जिंदा हैं, एक जगह मतदाता थे, एक जगह से अधिक नहीं थे, जीवित हैं, कोई इनकी डुप्लीकेसी नहीं थी। ये 100 वोट 50 वोट जो कटे ये कहां गए, ये प्रश्न होगा। इसकी मैंने पहले राउंड में कहा था कि ये आज के बाद जब हम चेक कर लेंगे तो बताएंगे। 2 चीजें पकड़ जाएंगे, एक तो पल्लवी जी जैसे वोट थे, डुप्लीकेसी हो सकता, हमारे जैसे भी हो सकते थे कि हम शहर में होते, गांव में होते तो एक ही वोट होता, वो कट जाना अच्छी बात है, होना चाहिए। मृतक है, कट जाना अच्छी बात है। डुप्लीकेसी और मृतक का कटना चाहिए, ये जायज है, इस पर हम लोग समर्थन करते हैं। लेकिन जो वास्तव में वोटर है और उसको मताधिकार से वंचित किया गया है, जो लगभग 2.25 लाख है, 2.25 करोड़ है, वो 2.25 करोड़ को जरूर चिन्हित करना है कि ये कहां थे, तो फर्जी थे तो क्यों थे, जैसा कि देवकीनंदन मिश्रा जी ने भी कहा। और अगर ये असली थे तो इनको क्यों काटा गया? 2 प्रश्न आज के बाद उठेंगे। मृतक और डुप्लीकेसी अलग कर दी है। चुनाव आयोग की लिस्ट जारी की, उसने कहा इतने डुप्लीकेट थे, उसमें पल्लवी जी का ही वोट हो सकता है, तो डुप्लीकेट को मैंने मान लिया, मृतक मान लिया। जो लोग अनुपस्थित बताए गए हैं या जिनके दस्तखत नहीं मिले हैं वो 2.25 करोड़ मतदाता है। ये चिन्हित करने का विषय कि वो कौन मतदाता है। 2.25 करोड़ अगर फर्जी था तो 8 साल से योगी जी और 11 साल से मोदी जी देश में राज कर रहे हैं, तो ये क्यों था? और इसी से 3 चुनाव हो गए। 17 का चुनाव हो गया, 22 का चुनाव हो गया, 24 का चुनाव हो गया। ये लगातार 3 चुनाव जो हुए, तो ये क्या फर्जी वोटर लिस्ट पर हुए और ये किसके द्वारा बनाए गए थे? ये प्रश्न होगा पल्लवी मोनिका जी आज, और इसके हम लोग कल से इस पर जवाब देंगे। आज से हमारे लोग काम करेंगे, कल हम लोग बैठेंगे और पर सर ठीक है, आप कल से इस पर जवाब देंगे, लेकिन अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं और ये शिकायतें कर रहे हैं ना, तो आप एक काम कीजिएगा, कल से जब आप इस पर जवाब देंगे तो वो सबूत भी रखिएगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि बीएलओ ने रिसीविंग की लिस्ट ने वो पर्ची नहीं दी, तो उसका सबूत होना चाहिए, हवा में आरोप नहीं होने चाहिए। मोनिका जी मैं अभी सबूत दूं? बहुत अच्छी बात है, दे दीजिए, सामने रख दीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि लोग ये शिकायत कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारी शिकायतें हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप सामने बात रखिए। मोनिका जी बुरा मत मानिएगा, मैं स्वयं जागरूक हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अधिवक्ता हूँ। नहीं मुझे पता है सर, और आप बहुत सम्मानित हैं, मुझसे बड़े हैं, मुझसे 10 गुना ज्यादा अच्छी चीजें बेहतर समझते हैं और जानते हैं, पर ये जाहिर सी बात है, आरोपों के लिए कोई आधार होना चाहिए। सुनो, मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी का जब फॉर्म जमा करने गया, नलिनी श्रीवास्तव हमारे यहाँ बीएलओ थी, हमको उन्होंने स्वयं फॉर्म दिया, मुझे पहचानती भी। जब फॉर्म भर के जमा करने गया उस दिन वो नहीं थी पोलिंग सेंटर पे, उनकी जगह सुनिधि जी बैठी थी। हमने कहा नलिनी जी, बोले आज वो नहीं है, उनकी बेटी बीमार हो गई है, मैं उनके फॉर्म ले रही हूँ। मैंने कहा ये मेरे 3 फॉर्म ले लीजिए। उन्होंने कहा लेकिन मैं रिसीविंग नहीं दूंगी।
क्यों? मैंने थोड़ा सा तो लिख लीजिए, हमने कहा रिसीविंग तो लूंगा। हाँ। बोले नहीं, रिसीविंग देने से मना किया है। तो हमने कहा हम चिन्हित हैं, हमने मजाक में भी कहा, हम लोग टारगेटेड है, हमारे वोट तो आपको काटने हैं, इसलिए मैं रिसीविंग लेके जाऊंगा। उन्होंने फ्रंट में रिसीव नहीं किया। हमारे पोर्टल 3 फार्म लिए, मेरे पीछे लिख दिए कि 3 फार्म प्राप्त किए। ये मैं स्वयं उदाहरण हूँ, ये उदाहरण की बात हो गई। पल्लवी जी, आपके कार्यकर्ता, आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं जब नितेंद्र सिंह जी के साथ ये हो रहा है? जरा सोचिए, जो एक राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं तो ये चीजें तो आम जनता के साथ भी हो रही होंगी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ती गई है? फॉर्म वो दिखा रहे हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ती गई है, गोलमोल चीजें नहीं हुई हैं? नहीं मोनिका जी, ऐसी तो कोई चीज संज्ञान में नहीं आई है, क्योंकि हमारे भी एरिया में यदि आप बोले, हम लोग भी ये चीज सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी घरों से फॉर्म क्या जाएं। नितेंद्र सिंह जी इवन जा जाके पूछ भी रहे हैं, रिसीविंग बिल्कुल मिल रही है उनको। तो क्या नितेंद्र सिंह जी फोटो क्लिक झूठे करने हैं? को बोल दे रहे हैं कि आप फोटो क्लिक कर लो। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने भी जब दिया उसके बाद मैंने फोटो क्लिक की, उन्होंने कहा आप फॉर्म की फोटो क्लिक कर लीजिए, देने के बाद जो उनको दिया था। तो एग्जैक्टली कोई स्लिप तो मुझे अलग से नहीं मिली, पर रिसीव्ड एग्जैक्टली उन्होंने बोला कि आप फोटो खींच लो, तो मैंने फोटो क्लिक कर ली थी। अब देखिए ये बात आ तो गई। अलग से कोई ऐसा नहीं है कि अलग ट्रीटमेंट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ऐसा कुछ नितेंद्र नहीं जी है। की बात जरूरी है बहुत। जी बोलिए। कि रिसिप्ट नहीं मिली, जबकि नियम ये थे कि 2 फार्म दिए गए थे। रिसीट नहीं मिल रही है, एक फार्म तो ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी तो यही तो बताना चाह रही हूँ नितेंद्र जी, कि मैडम ये आपने नहीं मान है। लिया ना, आपको उन्होंने रिसिप्ट मुझसे नहीं बोला मिली। फोटो क्लिक कर लीजिए। सुनिए 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 फोटो सुनिए क्लिक करने वाला सुनिए, इशू। रीजन सुनिए, रीजन। अरे भाई देखिए फोटो देखिए तो हमने नितेंद्र जी, भी फोटो पहली कॉपी बात तो की, जब मैं अपना फॉर्म देने हमने भी गई, फोटो जैसे कॉपी आपके साथ कराई है। हुआ, जिसको मैं देने गई वो नहीं अवेलेबल था। पल्लवी जी मैं बता स्वीकार तो दूं कर अपना, लीजिए, अपने अपना पल्लवी जी इंस्टेंट स्वीकार मेरा कर भी सुन लीजिए, लीजिए। नियम को स्वीकार कर लीजिए, मेरी बात सुनिए, नियम को स्वीकार कर लीजिए। नियम ये था, 2 फार्म दिए गए थे, एक फार्म भर के बीएलओ लेगा और एक फार्म हमें रिसीव करके देगा। हमने फोटो कॉपी कराई, आपने फोटो क्लिक की, मैंने फोटो कॉपी करवाई। नहीं, मैंने फोटो उसका कॉपी receiving यही मांगी, मैं बोल रही हूँ ना, उसमें भी फोटो receiving कॉपी नहीं लेके थी। मैं नहीं गई थी। मैंने उन्होंने उस पे साइन किया, उन्होंने बोला आप इसकी क्लिक कर लीजिए, उतना काफी था। और उसके बाद मैंने अपना नाम भी चेक किया, मेरा नाम पड़ा हुआ है। तो देखिए, ये चीज आप गलत लगा रहे हैं कि आपके वोट कट रहे हैं या बीजेपी के वोट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन है कि आपने अपना फॉर्म दिया, आपका फॉर्म उनकी भी सबमिट सुन हुआ। लीजिए पल्लवी जी, नितेंद्र जी, आप गलत बोल रहे हैं। बोलिए और उनकी भी सुन लीजिए। जी नितेंद्र जी, मैं सुन रही हूँ, आपसे मैं मैं पूछ रहा सुन रही हूँ, हूँ। आपको 2 फार्म नहीं मिले? मैं पूछ रहा हूँ, आपको 2 फार्म नहीं मिले ना? एक मिला था ना? मैंने कोई फोटो, अब मुझे अगर पूछो, आप पूछोगे जवाब ना, मुझे दीजिए। सच में अब नहीं याद आ रहा है, आपने 2 कंफ्यूज कर दिया। फार्म मुझे दिए एक ही गए फॉर्म थे। याद आ रहा है, एक मैंने बार के फोटो जमा क्लिक करना की थी, था, एक बार क्योंकि receiving मैंने कोई मांगी थी, रिसीविंग आपने नहीं खुद ही मान ली लिया। है, रिसीविंग नहीं मिली। पर पल्लवी मैं जी, आपको ये फोटो बताना चाह रही रखिए हूँ कि अगर आपके आप फोन ये में। यहाँ पे बैठ के बोलना पल्लवी चाह रहे जी, हैं आपके कि फोन में अगर समाजवादी फोटो पार्टी के रखी लिए है तो अलग दिखा नियम है, दीजिए। लोगों के लिए अलग नियम है, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। पारदर्शिता के साथ देखिए, फोटो क्लिक करना बहुत बड़ा वैलिड वो है। यदि बीएलओ ने साइन कर दिया और उसकी आप फोटो क्लिक कर रहे हैं, तो वो वैलिड प्रूफ है कि आपने अपना फॉर्म सबमिट किया है। इसमें आपको अलग से क्या रिसीविंग ही है। झूठ बोल रहे हो, बीएलओ वहां कोई साइन नहीं करता है। झूठ वूठ नहीं बोलती हूँ नितेंद्र जी। नितेंद्र जी, अपने जो है ना वर्ड्स आप ठीक बोलिए, आप बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। झूठ क्यों बोलूंगी आप ये बताइए। एक सेकंड नितेंद्र जी, झूठ क्यों बोलूंगी आप ये बताइए। एक सेकंड आप दोनों मैं रुक झूठ जाइए और क्यों आप बोलूंगी लोगों पहले में ये बताइए। क्लैरिफिकेशन के सवाल है। एक सेकंड रुकिए एक सेकंड प्लीज रुकिए। ऐसे बहस से बैठने के पॉइंट क्लियर कर लिया जाए। एक सेकंड रुकिए पल्लवी जी, नितेंद्र जी प्लीज रुकिए एक सेकंड। गलत आरोप लगाए जा रहे हैं कि रुक जाइए, तो सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं ना। एक सेकंड पल्लवी जी बात उठी है तो बात क्लियर हो जानी चाहिए, और बहुत अच्छी बात है, बात क्लियर हो जाएगी तो विपक्ष कल से फिर ये मुद्दा उठाएगा ही नहीं। टॉपिक क्लोज, फाइल क्लोज। बिल्कुल स्पष्ट बताया कि एक मुझे मिनट भी रुक सब जाइए, जानते हैं कि ठीक है मैं पल्लवी जी एक सेकंड रुक जाइए। मोनिका जी, एक सेकंड सुन लीजिए पल्लवी जी, सुन भी लीजिए। नहीं सुन लीजिए एक तरीके से हो रहा है रिसीविंग। रुक जाइए, ठीक है रुकिए, सुनिए मेरी सुनिए मोनिका जी। पल्लवी जी, आपके पास आपके फोन में फोटो होगी, आप टाइम लीजिए, एक बार फोटो क्रॉस चेक कर लीजिए प्लीज। मैं पंकज जी को बिल्कुल भेज दूंगी इस कॉल के बाद, क्योंकि मेरे बेटे के पास फोन है, मैं उससे ले नहीं सकती। अदरवाइज मैं एक बात सुन लीजिए, ठीक है 2 साल। चलिए आप बाद में मैं पंकज जी को भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब एक मिनट आप जरा देख रुकिए। लीजिएगा, मैं पंकज जी को इस कॉल के बाद भेज दूंगी। ठीक है एक मिनट जरा पल्लवी जी, अब आप रुकिए। नितेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, एक सेकंड क्लैरिफाई करते हैं चीज। जिस तरीके से पल्लवी जी कह रही हैं कि साइन हुए और फोटोकॉपी ले ली गई, क्या आपके जो फॉर्म आपने जब सबमिट किया, क्या उस पर बीएलओ ने साइन किया और आपसे कहा कि फोटोकॉपी ले लीजिए?
नहीं मैम देखिए पल्लवी जी, मैं कह रहा हूँ नाराज मत होना। पल्लवी जी आप झूठ बोल रही हो, कोई भी बीएलओ मैं झूठ नहीं बोल रही, आप बार-बार ये मत बोलिए। क्यों झूठ बोलूंगी मैं? नहीं, झूठ क्यों बोलूंगी? पहले आप भी बताओ मुझे, बोल कैसे सकते हो आप कि मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठ बोलना क्यों है? मेरा नाम है उसमें, मैंने फोटो क्लिक करके लिया। मैं चुप हूँ, क्यों बोलूंगी मैं झूठ? आप झूठ बोल जवाब रहे देता हूँ। हैं जितेंद्र जी, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, पहले आप अपने वर्ड्स मोनिका जी कीजिए, मुझे उसके बात बाद करने में का मौका बोलिए। दीजिए बस। आप झूठ बोल रहे हैं, इनको चुप कराइए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी पल्लवी जी, पल्लवी जी एक सेकंड सुन लेते हैं। पल्लवी जी सुन लेते हैं, देखिए सुन लीजिए। मैंने आपको बताई ये चीज, ये नहीं सुन सकती हैं। नितेंद्र जी शब्दों का सही प्रयोग कीजिए कि वो आहत ना हो। और पल्लवी जी सुन लेते हैं। नहीं एक बार सुन लेते ना पल्लवी जी, पता बहुत बेटर चीज है। अगर वो झूठ भी बोल रहे हैं, अगर वो आरोप भी लगा रहे हैं, तो फाइल कल से क्लोज हो जाएगी ना। कल से वो बोलेंगे नहीं इस मुद्दे पर। आप आज ही उनको क्लियरिफाई कर दीजिए और क्लियर कर दीजिए पॉइंट। इसलिए पहले सुन लेते हैं उनकी जी, अपनी बात रखिए नितेंद्र सिंह जी, फिर पल्लवी जी इस पर आंसर करेंगे। बोले पर ये नहीं बोल सकते झूठ तो आप भी बोल सकते हैं अपने शब्दों का नितेंद्र जी प्लीज अपने शब्दों का। हाँ देखिए वो माफी मांग रहे हैं पल्लवी जी। मैं वापस लेता हूँ। हाँ वो माफी मांग रहे हैं। देखिए नितेंद्र जी शब्दों का सही इस्तेमाल कि कोई आहत ना हो और अपनी बात रखें। आप बहुत सच्ची प्रवक्ता हैं। मैं आपने शब्द वापस लेता हूं। मेरा सुन लीजिए एक सेंटेंस। मोनिका जी, धरती में कोई भी बीएलओ पैदा ही नहीं हुआ जो उस समय साइन कर दे। बीएलओ का काम था कि फार्म कलेक्ट करना, फिर उसको क्रॉस चेक करना कि जो मैंने सिग्नेचर फार्म भरा डिटेल वो सही है कि नहीं। हम इस विधानसभा के हैं, 2003 में मेरा नाम था, वो हमने भरा है। उसको बीएलओ पहले क्रॉस चेक करता है अपने सिस्टम में और फिर साइन करता है। कोई बूथ पर नहीं चेक करता है। और ये कह रहे हैं कि उसने साइन कर दिया, मान ही नहीं सकते। सारे बीएलओ मुझसे कहते मैं साइन अभी कैसे कर दूं? नितेंद्र जी आपने बात अपनी पूरी की, पल्लवी जी का भी अब आंसर सुन लेते हैं। मैं चेक करूंगा फिर साइन करूंगा। साइन करने का मतलब है कि पक्का हो गया। ओके पहले जरा उनका भी आपने तो उत्तर दे दिया। ठीक है, फिर तो आपने उत्तर दे दिया, फिर गलत क्या है? अगर आपको रिसीविंग नहीं मिली तो चेक करेंगी फिर रिसीविंग देंगी, आपका तो ये कहना है ना। अब सुनिए मोनिका जी, एक लिस्ट जैसी थी जिसमें सबके नाम थे और उसके आगे बीएलओ का नाम था। वहां पे एक सिग्नेचर करना होता है, वहां पे सिग्नेचर करके उन्होंने कहा फोटो क्लिक कर दीजिए, रिसीव ये आप अपने पास रखिएगा। मैं अभी भेज दूंगी। देखिए जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप की इस वक्त राजनीति हो रही है कि बिल्कुल गलत बात है मोनिका जी, बिल्कुल गलत। सच्चे थे या नहीं, रिसीविंग मिली या नहीं, क्या जानबूझ के कुछ नाम काटे गए। ग्राउंड लेवल पर इसकी पड़ताल बहुत ज्यादा जरूरी है और हम ग्राउंड लेवल पर इसकी पड़ताल करेंगे। सिर्फ आरोपों को लेकर बहसबाजी नहीं होगी, बल्कि हम यहाँ पर वादा करते हैं कि ग्राउंड लेवल पर इसकी जांच पड़ताल होगी। कल फिर से इस मुद्दे पर कोशिश होगी कि चर्चा हो, ताकि सभी आंकड़े पल्लवी जी आप भी रख पाए और नितेंद्र जी आप भी आंकलन करके सही तरीके से पूरे आंकड़े रख पाए। लेकिन फिलहाल आप दोनों इस चर्चा का हिस्सा बने, अपनी अपनी बात रखिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या वाकई किसी वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश यहाँ पर की गई है? ये सवाल अब भी बरकरार है, क्योंकि एनालिसिस जैसे जैसे वोटर लिस्ट का हो रहा है, जो ड्राफ्ट जारी किया गया है, उसके बाद तमाम तरह के सवाल हैं जो कि खड़े हो रहे हैं और विपक्ष तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है, जिस पर सरकार की जवाबदेही बनती है। यकीनन ये मुद्दा यहाँ आज शांत होने वाला नहीं है, ये मुद्दा अभी और गरमाएगा और क्या इसका असर 2027 के चुनावों पर भी देखने को मिलेगा, ये वक्त तय करेगा। फिलहाल सीधी बात पे मेरे साथ बस इतना ही। शाम 8 बजे जुड़ना ना भूलें, देखना ना भूलें बियॉन्ड हेडलाइंस।